हेलो एवरीवन, इंटर कंपनी ओइंग हम करने वाले हैं जो कंसोलिडेशन पार्ट 3 का सिलेबस में आता है। इंटर कंपनी ओइंग उसे कहते हैं जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का होल्डिंग बनने से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन है उन दोनों के बीच में, बट अब वो होल्डिंग कंपनी बन गए। सपोज ए से बी ने गुड्स खरीदा था, पहले ए ने बी से गुड्स खरीदा था, बट सिंस अब ए होल्डिंग कंपनी हो गई है तो बी के जितने गुड्स हैं वो अब ए के पास आ जाएंगे, जितना भी प्रोपोर्शन में ए हुआ है। तो वापस ए का गुड्स उसके पास खुद ही आ गए। तो हमारे पास ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑप्शन डेटर्स और क्रेडिटर्स का। डेटर वर्सेस क्रेडिटर, या तो ऐसा हो सकता है ए का क्रेडिटर्स बी के पास चले गए होंगे, या फिर ए का डेटर्स बी के पास चले गए होंगे। सो व्हेन वन कंपनी सेल्स goods to another on credit, then it appears as debtor in balance sheet of the selling company and appears creditor in the balance sheet of the buying company. So जनरली होता है कि अगर ए ने बी को गुड सप्लाई किया है और ए ने बी को गुड सप्लाई किया है, तो ए बी का बन गया डेटर क्योंकि ए को इससे पैसा मिलने वाला है, और बी ए के लिए हो गया क्रेडिटर। दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है, बट सिंस दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सो वी नीड टू मेक एन इक्वल स्टेटमेंट जिससे दोनों का अकाउंट टैली हो जाए। तब हम क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे होल्डिंग हमारी कंपनी है, सपोज ए हमारी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। ए की बैलेंस शीट में ये वाली जो डेटर्स है वो हम एसेट साइड में शो करेंगे, वही बी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में शो होंगे, क्योंकि बी के लिए ए क्रेडिटर है और ए के लिए बी डेटर है, तो दोनों की अमाउंट सपोज सेम आएगी। पर जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तब सिंस दोनों का अमाउंट इक्वल है और हमें दोनों की को इक्वल करने की ज़रूरत है, तो यहाँ जब हम डेटर लिखेंगे, डेटर ऑफ ए माइनस इंटर कंपनी ओइंग, कुछ अच्छा सा नाम देना पड़ेगा इसलिए इंटर कंपनी ओइंग, और उसे वही अमाउंट से लेस कर देंगे तो हमारा नील बैलेंस हो जाएगा। और क्रेडिटर माइनस इंटर कंपनी ओइंग, सो यहाँ पे भी नील बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और केस होता है लोन वर्सेस लोन। ए कंपनी ने बी कंपनी से लोन ले रखा था, या फिर बी कंपनी ने ए कंपनी से लोन ले रखा था, तब भी ये सिनेरियो होगा, तब भी यही सिचुएशन होगा। जितना भी अमाउंट है दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, दोनों को असेट और लाइबिलिटी साइड जिधर भी अफेक्ट कर रहा है उधर से लेस कर देंगे। फिर दूसरा सिनेरियो आ सकता है अगर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल है, यही केस में अगर डेटा क्रेडिटर है और इसने बिल्स पेबल्स लिया हुआ है, तब बिल्स पेबल वर्सेस बिल्स रिसीवेबल का केस में फोर्थ ऑप्शन हमारा टॉपिक हमारा हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्ट प्रॉफिट टू सेंस में हो सकता है। पहला केस होगा जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड सप्लाई किया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड सप्लाई किया, सपोज द गुड वॉज ऑफ 100 रुपीज़, बट होल्डिंग अपना प्रॉफिट लेके गुड सप्लाई किया सब्सिडरी को ऑफ 1110, तो इसके लिए गुड्स तो 1110 का हो गया, तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में प्रॉफिट आएगी ₹10, वही सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में स्टॉक आएगी ऑफ वैल्यू 110। बट जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तब हमें दोनों अमाउंट्स को एडजस्ट करना होगा। तो स्टॉक हमारा 1,110 का है, जो सब्सिडरी का स्टॉक है उससे इंटर कंपनी ओइंग कर देंगे ₹10 लेस, तो हमारा 100 रुपीज़ बचेगा। और वहीं यहाँ प्रॉफिट जो कि एच का अकाउंट में था, दोनों वहाँ से इंटर कंपनी ओइंग ₹10 लेस कर देंगे, तो यहाँ नील अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये था एक केस 1। फिर दूसरा केस हो सकता है जब सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स सप्लाई किया, गुड्स आर वर्थ ₹100 और इसने 10 रुपीज़ प्रॉफिट लेके 110 का होल्डिंग कंपनी को बेचा, तो अब होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 110 और सब्सिडरी कंपनी को मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ₹10। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे
तब उसका इफ़ेक्ट आएगा स्टॉक से 110 है, और सिंस हमारा प्रॉफिट 10 है तो इंटर कंपनी ओइंग 10 रुपीज़ 100। इसका एक और इफ़ेक्ट आएगा आपके वर्किंग नोट्स में, जब हम सब्सिडरी के पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिमेंबर, सब्सिडरी का पीएनएल और शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडरी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब उसमें ये अनरियलाइज प्रॉफिट या इंटर कंपनी ओइंग में ये अमाउंट लेस हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा जो भी हो उससे ये 10 रुपीज़ लेस हो जाएगा, और जो तब अमाउंट आएगा वो उस अमाउंट को हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से एक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2008 CS एग्जीक्यूटिव में आ चुका है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल नोट्स दिया हुआ है। एडिशनल नोट्स में है कि ए लिमिटेड परचेज 75% ऑफ बी लिमिटेड फॉर ₹7 लाख ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि 75% जब ए लिमिटेड खरीद रहा है तो बाकी 25% हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हो गया। गॉट इट। फिर पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, बिल्स पेएबल ऑफ बी इंक्लूड बिल्स ऑफ ₹20,000 एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्स पेएबल जो बी के अकाउंट में है, दिस इज़ इंक्लूसिव, जो हमने ए को देना है। तो अब सिंस ए के पास तो पूरा बी का शेयर्स आ जा रहा है, या 75% शेयर्स आ जा रहा है, तो ये 75% हमारा इंटर कंपनी ओइंग हो जाएगा, ये 20,000 ऑफ बिल्स पेएबल। सिमिलरली इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड आर 15,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय ए। अब हमने जो चौथा केस किया था जिसमें इंटर कंपनी ओइंग था और गुड्स वेर सप्लाइड बाय एस टू द होल्डिंग कंपनी, तो 15,000 यहाँ पे इंटर कंपनी हो जाएगा। तो इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से 15,000 दोनों साइड से लेस करेंगे, फ्रॉम डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स, और बिल्स पेएबल में से 20,000 दोनों एसेट और लाइबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल्स में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So we'll start with the preparation of consolidated balance sheet. ठीक है, स्टार्टिंग विद द लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल आएगी बट सिर्फ होल्डिंग कंपनी की, सो 10 लाख। फिर पीएनएल आएगी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, तो 4 लाख अमाउंट है। फिर लोन फ्रॉम ए, $80,000 इन अ कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे लोन फ्रॉम ए है, तो लोन फ्रॉम ए के लिए 80,000 है, और वही लोन टू बी है 80,000, तो यहाँ इम्प्लाइड है कि ये इंटर कंपनी ओइंग है, तो हम लोन फ्रॉम ए लेस इंटर कंपनी ओइंग 80,000 लेस कर देंगे, बैलेंस नील हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा क्रेडिटर्स है, यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्थ 20,000 एंड 30,000, सो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की लेंगे 30,000, तो 20,000 इसकी और 30,000 इसका। और हमने एडिशनल में पढ़ा था कि इंक्लूसिव ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 15,000 आर इंक्लूडेड इन एस, सो ये भी हमारे इंटर कंपनी ओइंग का पार्ट है। $15,000 अमाउंट लेस करके आएगा 35,000। फिर हमारा बैलेंस शीट में है बिल्स पेएबल, दोनों होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी 60,000, 30,000, और इंटर कंपनी ओइंग फ्रॉम एडिशनल हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2, बिल पेएबल ऑफ इंक्लूड्स 5,000 ऑफ ₹20,000, सो 20,000 लेस करेंगे, अमाउंट यहाँ पे हो रहा है 70,000। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एसेट साइड, मशीनरी
नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है। 3 लाख, 2 लाख, फिर फर्नीचर है हमारे पास यहाँ वर्थ 50,000 एंड 20,000। डेटर है, डेटर में हमारा एक एडजस्टमेंट था बिकॉज क्रेडिटर से हमने लेस किया तो डेटर से भी लेस करेंगे सेम अमाउंट। सो डेटर का वैल्यू है 2,50,000 और 8 लाख, और इंटर कंपनी ओइंग हमारा क्रेडिटर्स में था 15,000, लेस करेंगे आएगा 5,000, 10,35,000 अमाउंट आ रहा है। फिर हमारा लोन है 80,000 लोन टू बी, फिर इंटर कंपनी ओइंग 80,000 है, सो अमाउंट नील। फिर हमारा बिल्स रिसीवेबल है होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी 1 लाख और 40,000, फिर इंटर कंपनी ओइंग 20,000, तो यहाँ पे अमाउंट है 1,20,000। अभी हम इसको टोटल नहीं करेंगे, हमें वर्किंग नोट्स भी करना है। सो वर्किंग नोट नंबर 1 हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मेजॉरिटी इज टू माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का रेशियो निकालते हैं। तो एज पर दिस क्वेश्चन इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट A Limited acquired only 75% shares of the B, so 75:25, और we can say 3:1। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर कैपिटल एंड P&L ऑफ द सब्सिडरी। तो शेयर कैपिटल वी हैव 8 लाख will be divided in ratio 3:1 between majority and minority, so 6 lakh and 2 lakh। फिर P&L है हमारा 2 लाख टोटल वैल्यू है सब्सिडरी का, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:1, 1,50,000 और 50,000। ये टोटल अमाउंट जो आता है ये हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड जाता है 2,50,000 एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो इसको हम ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 2,50,000, ठीक। और जो मेजॉरिटी का टोटल आया दैट इज 7,50,000 विल बी आर इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर द क्वेश्चन इज investment in B Limited is 7 lakh, so cost of acquisition will be 7 lakh while intrinsic value is 7,50,000, so we have incurred a profit over here of rupees 50,000 and profit will be treated in balance sheet liability side, remember, so this will be named as capital interest rupees 50,000. Summing up all these amounts we get total 18,05,000, here also 18,05,000, hence tallied. So this is the manner how do we solve, and this was such an easy question. This was question in 2008 CS. So you know these are so many easy questions which come up in the exam. We never expect these questions to come. So practice more and more. And yeah, if you have any doubts, do let me know in the comment section below. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and give a thumbs up if you like the video. Thank you.